हमारी क्लास है पंचायती राज संस्था। आज ये हमारी जो क्लास है ये इसकी दूसरी क्लास है। पंचायती राज व्यवस्था पर ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने बता रखा है आप लोगों को कि हम पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तैयार होगा कि उसी के हिसाब से हमको तैयारी करनी है। मैं इस वीडियो में सारी समितियों को बताऊंगा। अधिकांश क्लासेस में वीडियोज में समितियों के बारे में कोई नहीं बताया गया, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि संविधान का एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, और जो भी अनसुलझे सवाल हैं वो आपके के सामने आएंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा कॉन्सेप्ट, जो लोग हमारा आज की वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस पर पहली वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्था में हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शुरुआत जो हम करते हैं आज वह करते हैं आर्टिकल 40, और ये है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन ये है आपका। ये आपको पता होना चाहिए कि ये पहली बात तो डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, भाग 4 में है। तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए। अगर भाग 4 में है इसका मतलब यह राज्य के ऊपर बंधनकारी नहीं है। जब यह राज्य के ऊपर बंधनकारी नहीं था मित्रों, तो राज्यों ने इसको बड़े अनमने ढंग से करने का प्रयास किया, इसको लागू करने का प्रयास किया। लेकिन ये गांधी जी का ड्रीम था, तो गांधी जी की भावनाओं की तरह से रखने के लिए इस पर बड़े बेमन से कार्य हुए। तो इसमें आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्य, यही कहता है, आप देख लेंगे कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में विचार करे, उनको लागू करे। बाध्यकारी नहीं है, लागू कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो आज हम पंचायती राज व्यवस्था का, एक तरह से पंचायती राज संस्था का पूरा विकास पढ़ने का प्रयास करेंगे। डेवलपमेंट ये कैसे हुआ, मानिए आर्टिकल 40 से मैं स्टार्ट करूंगा, अनुच्छेद 40 से, बल्कि मैं यहां आपको बता दूं आर्टिकल 40 से स्टार्ट होगा और 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, ये जो रास्ता, जो लंबा रास्ता पंचायती राज व्यवस्था ने तय किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहां से लेकर के हम यहां तक जानने का प्रयास करेंगे। तो यहां मैंने बताया कि यह राज्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं था। ये आप बात समझ में आ गई आपकी होगी, क्योंकि ये डीपीएसपी में है तो राज्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जब ये बाध्यकारी नहीं था तो सरकार ने 1952 ईस्वी में सामुदायिक, इसको आप नोट करते चलेंगे क्रम से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसको कहा जाता है सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या किया गया, इसके तहत बीडीओ की नियुक्ति की गई, जिसको कहा जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके अंतर्गत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और इसके अंतर्गत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की गई। इसके अंतर्गत क्या हुआ मित्रों कि 2.5 लाख की आबादी पर, 2.5 लाख की आबादी पर एक विकास खंड बनाया गया। ये सामुदायिक विकास के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। 2.5 लाख की आबादी पर एक विकास खंड बनाया गया और उसके लिए बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की गई। इसमें क्या हुआ कि एक बीडीओ के अंतर्गत जो है
कुछ विकास खंड जो है दे दिया गया। 2.5 लाख की आबादी जहां थी तो वहां एक विकास खंड बना दिया गया, वहां का देख रेख एक वीडियो को सौंप दिया गया। इसके अलावा क्या हुआ, 1953 में सरकार ने 1953 में सरकार ने राष्ट्रीय विस्तार योजना लागू किया। ये दोनों चीजें पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित थी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना की जांच करने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, ये देखने का प्रयास किया गया कि इसने अपने एम में, अपने गोल में, लक्ष्य में को प्राप्त कर पाया नहीं, तो इसके लिए एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ वो 1956 में इसकी गठन हुआ। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने इन दोनों प्रोग्राम की जांच किया। किसका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का और राष्ट्रीय विस्तार योजना का। तो उसने देखा तो यह पाया कि जो गांव का विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ। जो गांव का विकास होना चाहिए नहीं हुआ, क्योंकि गांव का जो विकास होगा, इसने जांच में यह पाया कि जो गांव का विकास होगा वह कृषि के सुधार से होगा, और कृषि के सुधार के लिए उनको उर्वरक की आवश्यकता होगी। इन चीजों को लेकर इन दोनों प्रोग्राम के प्रति बड़ी निरस्ता दिखाई गई। बलवंत राय मेहता ने जो अपनी रिपोर्ट दिया वह दोस्तों 1957 में दिया, और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीडीपी और एनईपी नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम के फेल्योर होने का सबसे बड़ा कारण यह था, नोट कर लेंगे, सबसे बड़ा कारण यही था, इसमें गांव की भूमिका या गांव के लोगों की भूमिका एकदम नगण्य थी। अधिकारियों के लेवल के ऊपर ही थी, जनता जागरूक नहीं थी। उन्होंने इसके बारे, आप उस समय समझो 1952 में जनता कितनी जागरूक रही होगी, जहां पर हमारा साक्षरता दर बहुत लो था। तो बलवंत राय मेहता ने समिति ने कहा कि इसके लिए कुछ रिपोर्ट उन्होंने बताया, और वो रिपोर्ट क्या थी? अब हम बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहां से यहां तक चलेगा। आर्टिकल 40 मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, अब हम बलवंत राय मेहता रिपोर्ट, मैंने आपसे कहा कि मैं सारी समितियों को आपको बताऊंगा। अब यहां हम पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता समिति। ये रिपोर्ट कब दिया? 1957 में। रिपोर्ट कब दिया इसने? 1957 में दिया है। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 1, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। अब ये क्या होता है ये देखिए, यहां समझ ले। त्रिस्तरीय, सबसे नीचे ग्राम स्तर, उसके ऊपर ब्लॉक स्तर, इसके ऊपर जिला स्तर। ठीक, तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए। यहां भी सदस्य और अध्यक्ष का निर्वाचन होना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर भी सदस्य और अध्यक्ष का निर्वाचन होना चाहिए, और यहां भी सदस्य
और अध्यक्ष का निर्वाचन होना चाहिए। बात समझे, ये नाम कहीं कहीं हो सकता है, जैसे यहाँ हमारे यहाँ ग्राम प्रधान, ग्राम सभा बोलते हैं, इसको गुजरात में तालुका के नाम से जानते हैं, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है। इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि त्रिस्तरीय होना चाहिए, त्रिस्तरीय यही हो गया। अब ये इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। ग्राम प्रधान जो प्रधान अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, इसका चुनाव जो होता है वह अप्रत्यक्ष होता है। ये ब्लॉक स्तर पर, तो यहां हो गए क्या ना बोलते हैं आपका बीडीसी। अगर यूपी की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीडीसी, और जो इसका जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। और इसका अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख। तो इसका निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष होगा। वैसे यहां इसका निर्वाचन जो प्रत्यक्ष होगा, जिला पंचायत सदस्य बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर, प्रतिनिधि लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष शासन में अंतर। जहां पर जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों को चुने, दैट इज प्रतिनिधि लोकतंत्र। और जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने और वे प्रतिनिधि अन्य को चुने, तो वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए, ये आपको बात ध्यान होनी चाहिए। और इसका मैंने फ्रेम बना दिया। नंबर 1 ब्लॉक, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, बल्कि यहाँ आप ग्राम सभा कर लीजिए, ग्राम सभा। यहाँ आपका नंबर 2 स्तर और नंबर 3 स्तर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। नंबर 2 यहां कर लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में ब्लॉक, पंचायती राज व्यवस्था में, बल्कि ये कर लें कि पंचायत समिति को ये आप नोट करके चलेंगे, कार्यकारी निकाय बना दिया जाए, कार्यकारी निकाय बनाया जाए। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाया जाए तथा जिला परिषद को समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय बनाया जाए। तो हमने ये कहा दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता की जो कमेटी की जो रिपोर्ट उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको मैंने फिगर से बता दिया कि सबसे नीचे ग्राम, उसके ऊपर ब्लॉक, उसके ऊपर जिला, ठीक है। नंबर 3, ये आपका नंबर 2 हो गया। नंबर 3, जिला परिषद का अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी को बनाया जाए। आप पूरा लाइन लिखिएगा। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं सारी समितियों को क्रम से बताऊंगा। तो पहली समिति कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति। सन इसका पूछा गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग में और एमपी लोक सेवा आयोग में, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। नंबर 4, जिला परिषद का अध्यक्ष डीएम को बनाया जाए। नंबर 4, इनको पर्याप्त कार्य करने के, इनको पर्याप्त धन की भी व्यवस्था किया जाए, ठीक है। ये जब यह रिपोर्ट, बलवंत राय मेहता की समिति की रिपोर्ट जब सरकार को सौंपी गई, तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया। इस रिपोर्ट को, माने बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया, ठीक। अब
रिपोर्ट स्वीकार होने पर 2 अक्टूबर 20 मत समझिएगा, 2 OCT में लिखा 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1968 को राजस्थान में, राजस्थान के कर लेंगे नागौर जिले में नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बलवंतराय मेहता समिति के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था, बल्कि आप त्रिस्तरीय कर लेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। ठीक, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए प्रश्न है। 2 अक्टूबर क्यों? क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन को याद रखने के लिए 2 अक्टूबर को, और गांधी जी आपको मैंने बताया है कि ग्राम पंचायत के बड़े सपोर्टर थे, तो 2 ही अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। इसके बाद जो अगला प्रदेश इसने लागू किया वह था आंध्र प्रदेश। तो ये 2 प्रश्न आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो पहली समिति थी वो कौन सी थी दोस्तों? वो थी बलवंतराय मेहता समिति। बलवंतराय मेहता समिति के अंतर्गत 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, और चारों पॉइंट ये आपको समझ में आ गया होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यहां मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, उद्घाटन कहाँ किया? राजस्थान के नागौर जिले में। अब हम ये रिपोर्ट, बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट आपने पढ़ लिया और इसको सरकार ने लागू भी किया। फिर पंचायती राज व्यवस्था के विकास में जो दूसरी समिति बनी वह थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति को जनता पार्टी ने बनाया था और ये स्थापित हुई थी 1917 में। तो इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? इसने क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय की जगह, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा गया प्रश्न, द्विस्तरीय बनाया जाए। ये प्रश्न पूछा गया किस समिति ने, यहां प्रश्न आपके लिए है, आपके एग्जाम के लिए है कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय से द्विस्तरीय करने का सुझाव दिया? तो वह समिति कौन सी थी? अशोक मेहता समिति। इसने क्या कहा? इसने द्विस्तरीय की बात किया। इसमें इसने द्विस्तरीय में क्या, इसको मैं मिटा देता हूं, माने बीच के स्तर को नहीं होगा। ये अशोक मेहता समिति, सबसे नीचे ग्राम और सीधा उसके ऊपर जिला, माने जो बीच का स्तर है उसको उसने समाप्त करने की बात कहा। इन्होंने केवल 2 स्तरीय की बात कहा, द्विस्तरीय बनाया जाए। नंबर 2, पंचायती व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी हो, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा, भागीदारी हो ऐसा इन्होंने इसलिए कहा ताकि राजनीतिक पार्टियां पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव लड़ें तो इसके प्रति वो गांव में अधिक विकास करेंगे। ये अशोक मेहता समिति का की सोच थी, उन्होंने जो अपना बताया। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। नंबर 3, राज्य सरकारें पंचायतों में के कार्यों में अतिक्रमण न करें। राज्य सरकारें पंचायतों में अतिक्रमण न करें। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4, 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर पंचायतों का गठन किया जाए। ठीक है, ये थी दोस्तों अशोक मेहता समिति।
यह थी अशोक मेहता समिति। ठीक, तो अशोक मेहता समिति में ये आपने, और इसके अलावा इसमें नंबर 5 एससी और एसटी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। अगला, पंचायतों का जो चुनाव होगा वह राज्य निर्वाचन आयोग कराए। पंचायतों का जो चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग कराए। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति ने अपनी ये रिपोर्ट दी। दुर्भाग्य ये था कि जनता पार्टी की सरकार इस समिति की स्थापना जनता पार्टी ने किया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जनता पार्टी की सरकार जो है गिर गई। जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में होने के कारण सरकार गिर गई, तो अशोक मेहता समिति की जो रिपोर्ट थी वह लागू नहीं हो पाई। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस समिति में राजनीतिक पार्टियों को शामिल होने का कहा गया, तो आप बता दोगे साहब अशोक मेहता समिति। इसने एससी एसटी के आरक्षण की बात की सबसे पहले, तो वह थी अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो ये रहा आपका अशोक मेहता समिति, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। अब तीसरी समिति की बात करते हैं। तीसरी जो समिति है जी.वी. के. राव समिति। जी.वी. के. राव समिति, जो तीसरी समिति है दोस्तों वह है जी.वी. के. राव समिति, और ये समिति का गठन 1985। सबसे बड़ी बात सन नहीं याद है, लेकिन आपको क्रम याद रखना चाहिए। क्रम मैंने पिछली वीडियो में बताया, फिर से रिकॉल कर सकते हो उसको। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 2 हो गया, नंबर 3 जी.वी. के. राव समिति हो गया, चौथा हो गया लक्ष्मीमल सिंघवी समिति हो गया, पांचवा हो गया थुंगन समिति हो गया, और छठवां हो गया गाडगिल समिति। फिर सुन लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति, क्रम सुन लीजिए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जी.वी. के. राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति। ये 6 समितियों का क्रम याद हो। तो तीसरा मैं ये बता रहा हूं जी.वी. के. राव समिति। ठीक है, इस समिति ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समिति ने पंचायतों को जो इसमें व्यवस्था चल रही थी, जांच में कहा कि इन्होंने पंचायतों को बिना जड़ की घास कहा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किसने कहा है, ये आप किसी वीडियो में मिलने वाला नहीं है साहब। ये जो मैं बता रहा हूं, किसी भी आप क्लास में आप देखिए, किसी ने भी समितियों को, पंचायती राज व्यवस्था की जो समितियां उसको पढ़ाया नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं उसको, मैं बता रहा हूं इसको कि किसी समिति में इसने पंचायतों को बिना जड़ की घास कहा, क्योंकि इसके लिए कुछ जमीनी स्तर पर विकास नहीं हुआ था। इसने जो रिपोर्ट दिया दोस्तों वो है, इसने जो रिपोर्ट दिया अपने में उन्होंने क्या कहा कि जिला परिषद को प्रमुख निकाय बनाया जाए। आप लिखते चलेंगे, जिला परिषद को प्रमुख निकाय बनाया जाए, ये पहला था। उसमें नंबर 2, नियमित चुनाव कराए जाए। उस पहले क्या होता था, सरकारों के मन में होता था तो चुनाव कराते थे, राज्य सरकारों की इच्छा पर था चुनाव कराते थे, नहीं इच्छा है तो चुनाव नहीं कराते थे। वैसे ही चल रहा है अपना। या कुछ साल तो ये चुनाव हुआ, कार्यकाल समाप्त हो गया, फिर उसको राज्य सरकारों पर ध्यान ही नहीं होता था। फिर कोई सरकार आती थी तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू कराने का प्रयास कराती थी। लेकिन इन्होंने कहा कि नियमित चुनाव कराया जाए। ठीक है, और नंबर 3, नियोजन के कार्यों को, मतलब ग्रामीण नियोजन के कार्यों को हस्तांतरित
किया जाए, नियोजन के कार्यों को हस्तांतरित किया जाए। तो ये थी GV राव समिति। चौथी समिति की बात करते हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इसका सन देख लेते हैं दोस्तों, 1986। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। इस समिति को स्थापित करवाया था राजीव गांधी सरकार ने। दोस्तों, राजीव गांधी एक युवा नेता और युवा प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बड़े क्रिएटिव कार्य किए। आज जो कम्युनिकेशन, आज जो मोबाइल आपके हाथ में है, जो आज सैटेलाइट या जो भी कम्युनिकेशन की बातें हैं, कंप्यूटर की बातें हैं, जो आज आपके घरों में लैपटॉप कंप्यूटर है, जो सूचना क्रांति है, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, हकीकत में भारत में उसको स्थापित कराने का जो सबसे बड़ा योगदान दिया जाता है वह हमारे राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं इन्होंने किया था। इसके अलावा नवोदय विद्यालय, जो ग्रामीण परिवेश के क्रीम बच्चे थे, जो पढ़ने में बहुत बुद्धिमान थे लेकिन संसाधनों के अभाव में वो पढ़ नहीं पाते थे, तो नवोदय विद्यालय की स्थापना भी राजीव गांधी ने किया। और अच्छी बात, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए कई प्रयास किए। और एक तरह से मैं ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण कराने का प्रयास जो सबसे पहले किया है तो दोस्तों राजीव गांधी ने किया है। हालांकि यही प्रस्ताव नरसिम्हा राव उसमें प्रधानमंत्री बनेंगे, इनकी डेथ हो जाती है दुर्भाग्य से। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री काल में 73वां अमेंडमेंट आता है और वो पास हो जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन किसके प्रधानमंत्री काल में पास हुआ, तो PV नरसिम्हा राव। लेकिन उसकी जो जड़ जमाई थी वह राजीव गांधी जी ने जमाई थी, इसलिए इनके योगदान को कम नहीं किया जा सकता। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो 1986 में स्थापित की गई, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दिया, और इसकी रिपोर्ट की पहली ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिया जाए। ये पहले इन्होंने व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा कि पंचायतों को या पंचायतों का कर लें संवैधानिकीकरण किया जाए, पंचायतों को संवैधानिक का दर्जा दिया जाए, मतलब ये राज्यों के लिए कंपलसरी कर दिया जाए। बात तो पहली समिति इसमें पंचायतों को संवैधानिकरण की बात की और इस पंचायतों को संविधान में एक अलग अध्याय बनाकर जोड़ा जाए। ये पहले समिति है जिन्होंने रिपोर्ट दिया है, इसलिए यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गांव के समूह के लिए, गांव के समूह के लिए कामा, गांव के समूह के लिए कामा, न्याय पंचायतों की स्थापना किया जाए, न्याय पंचायतों की स्थापना किया जाए। और सी की बात करते हैं दोस्तों, गांव का पुनर्गठन किया जाए, गांव का पुनर्गठन किया जाए, गांव का पुनर्गठन किया जाए और ग्राम सभा को महत्ता दिया जाए, और ग्राम सभा को महत्ता दिया जाए। ये इसमें ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि इस समिति ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकरण देने करने का सुझाव दिया था, तो वह है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, और उसको एक अलग अध्याय के अंतर्गत जोड़ा जाए तो ये है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमको दो समितियों के बारे में और पढ़ना है। एक है थुंगन समिति
एक और पढ़ना है, माने चौथी के बाद पांचवी पढ़ना है, और जो छठवीं पढ़ना है वह है गाडगिल समिति। तो कल की वीडियो हमारी, अगली जो क्लास होगी वह हमारी इन समितियों पर होगी, और अगली बार 73वां संविधान संशोधन पर होगी। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होती जा रही है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप पंचायती राज व्यवस्था की मेरी सारी क्लासेज को देखें। आज जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल की क्लास हमारी इस पर होगी, और इसमें जो आर्टिकल है 243 से 243 ओ तक है उस पर चर्चा होगी। फिर अगले दिन उनको विस्तृत चर्चा होगी, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था बहुत डायनेमिक है। और आप, अगर हम सभी गांव के बच्चे हैं तो हम अपने आसपास के माहौल में देखें कि संविधान में सरकार ने कितने अच्छे प्रावधान किए हैं जो हम नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये इम्पोर्टेंट है, यह आपकी परीक्षा के लिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी वीडियो इस पर बनेगी, इस पर हम पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।